आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं डॉक्टर प्रमिला चौधरी। तो हम अध्याय 2 कर रहे थे और अध्याय 2 में हम आज करेंगे प्रश्नावली 2.3, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ये वाला बहुपदों का गुणनखंड। कि हमने अभी तक पढ़े कि ये बहुपद क्या होते हैं, फिर हमने देखा कि बहुपद के शून्यांक क्या होता है और उसको कैसे निकालते हैं। अभी हम देखेंगे कि जो बहुपद दिया हुआ उसके गुणनखंड कैसे करते हैं, उसके गुणनखंड क्या होते हैं और कैसे करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हमारा मेन फोकस इसी पे रहने वाला है। चलो हम नेक्स्ट थोड़ी थ्योरी देख लेते हैं इसकी। इसके लिए एक प्रमेय आई है जिसको हम बोलते हैं गुणनखंड प्रमेय, जिसको बोलते हैं फैक्टर थ्योरम भी बोलते हैं और गुणनखंड प्रमेय भी बोलते हैं। इसमें क्या है कि यदि px घात n ग्रेटर देन 1, मतलब अगर कोई बहुपद है px और उसकी जो घात है वो 1 से ज्यादा है, मतलब या तो 1 है या 1 से ज्यादा है, मीन्स हमारा अचर बहुपद नहीं होना चाहिए, शून्य बहुपद नहीं होना चाहिए और अचर बहुपद नहीं होना चाहिए। ठीक है, रेखिक होगा चलेगा, द्विघात होगा, त्रिघात, जितना भी होगा सब चलेगा, बस अचर नहीं होना चाहिए और शून्य बहुपद नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यही हुआ। ठीक है, तो अगर हमारा कोई बहुपद है px जिसकी घात है 1 से ज्यादा या 1 वाला एक बहुपद हो और a कोई वास्तविक संख्या हो तो, और a हमारी कोई वास्तविक संख्या है, a कोई भी वास्तविक संख्या है, तो क्या होता है कि x माइनस 1 जो है वो क्या होगा, px का एक गुणनखंड होता है। जो x माइनस a है वो px का एक गुणनखंड होगा यदि pa बराबर 0 हो जाएगा। मीन्स देखो, जो हमने शून्यंक में पढ़ा है ये वाला भी शून्यंक से ही रिलेटेड है। जो हमने शून्यंक पढ़ा ना कि बहुपद के शून्यंक कैसे निकालते हैं, बहुपद का शून्यंक क्या होता है, ये चीज भी वही है। गुणनखंड भी शून्यंक से रिलेटेड है, उससे मिलते जुलती चीजें हैं। यहाँ पे क्या है, वहां पे देखो अगर हम शून्यंक की बात करते थे तो हम x माइनस a की बात नहीं करते थे, वहां पे हम शून्यंक की बात करते थे तो सिर्फ a की बात करते थे। हम बोलते थे कि a है वो शून्यंक है px का अगर pa बराबर 0 है तो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम पूरा का पूरा क्या करेंगे, एक गुणनखंड की बात करेंगे कि ये पूरा एक गुणनखंड हो गया। ठीक है, ये पूरा एक गुणनखंड हो गया कि x माइनस 1 जो है वो px का गुणनखंड होगा यदि pa बराबर 0 है तो। ठीक है, सेम ही चीज है जो शून्यंक में थी, बस कहने का तरीका अलग है। दूसरा, एक ऐसे बोला है और दूसरा ऐसे बोला है कि pa बराबर अगर 0 होता है, pa बराबर 0 होता है, pa बराबर 0 होता है मतलब जो हमारा बहुपद था उसमें हमने क्या किया, x बराबर a रखा, तभी तो pa आया। ठीक है, तो उसमें हमने क्या किया, जो वेरिएबल था, जो अचर राशि, जो चर राशि थी, उस चर राशि को हमने क्या किया, a के बराबर रखा। ठीक है, उस चर राशि का हमने मान क्या रखा, a रखा, तो वो क्या हो गया, बहुपद 0 हो गया। तो इसने क्या बोला है, जब pa बराबर 0 होता है यदि x माइनस a px का एक गुणनखंड हो। ये कब पॉसिबल है, ये कब होगा, जब x माइनस 1 px का एक गुणनखंड होगा तभी पॉसिबल होगा। ठीक है, मीन्स दोनों चीजें सेम ही है, चाहे कान आप ऐसे पकड़ो चाहे ऊपर से घुमा के पकड़ो। ठीक है, तो यही है कि जो x माइनस a है वो px का एक गुणनखंड होगा यदि pa बराबर 0 है तो। ठीक है, ये है हमारी गुणनखंड प्रमेय। अगर आपको एग्जाम में गुणनखंड प्रमेय समझाने के लिए आ जाती है कि गुणनखंड प्रमेय क्या होती है, आप उसको समझाओ, तो जैसे एक छोटा सा ये स्टेटमेंट जो कथन है, ये कथन लिख देना कि यदि px जिसकी घात क्या हो, 1 से ज्यादा वाला हो या 1 हो, एक बहुपद हो और a कोई वास्तविक संख्या है, तो उसके लिए इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन लागू होनी चाहिए। वैसे तो दोनों कंडीशन सेम ही है, तो ये दोनों होनी जरूरी होती है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या क्या बताया है, ठीक है, सीधा का सीधा उदाहरण ही दे दिया है। जांच कीजिए कि x प्लस 2 बहुपद ये और बहुपद ये का एक गुणनखंड है। इसने हमें प्रमेय में बता दिया कि गुणनखंड क्या होता है। अब हमें चेक करना है कि जो x प्लस 2 है, मैंने आपको बताया था ना कि x प्लस a जो है,
x प्लस ए जो है वो एक गुणनखंड होगा और a जो है वो एक शून्यंक कहलाएगा। अगर PA बराबर 0 है, PA बराबर 0 है तो जो x प्लस एक है, x प्लस ए है, वो तो क्या कहलाएगा, वो तो हमारा कहलाएगा गुणनखंड, वो कहलाएगा गुणनखंड, और a ये कहलाएगा शून्यंक, शून्यंक। ठीक है, a क्या कहलाएगा, शून्यंक, और x प्लस ए कहलाएगा, सॉरी x माइनस ए, x माइनस ए कहलाएगा हमारा गुणनखंड। ठीक है, x माइनस ए, यहाँ पे माइनस, ठीक है, दोनों चीजें हैं सेम ही, लेकिन किसी कंडीशन में इसको गुणनखंड बोलते हैं, किसी में इसको शून्यंक बोलते हैं। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि इसका गुणनखंड है कि नहीं है। और हमारी गुणनखंड प्रमेय क्या बोलती है कि अगर x प्लस 2 px बराबर x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इसका गुणनखंड है, तो क्या होगा, तो p, यहां से x का मान कितना आएगा, x बराबर कितना आएगा -2, तो p -2 बराबर क्या होगा, 0 होगा। मैं दोबारा एक बार रिपीट कर रही हूं, ठीक है, x प्लस 2 एक गुणनखंड होगा इस बहुपद का, तो क्या होगा, कब होगा ये इसका गुणनखंड, यदि p -2 बराबर 0 हुआ। अगर p -2 बराबर 0 होगा, अगर हो गया तो हम बोलेंगे कि यस, ये जो है ये जो गुणनखंड है ये इसका, इस बहुपद का गुणनखंड है। ठीक है, निकाल के देखते हैं। x बराबर कितना आया, यहां से इस वाले गुणनखंड से x का मान कितना आया, x का मान आया -2, -2 आया तो हम p का मान निकाल के देखते हैं -2 पे, p -2 पे निकाल के देखते हैं, -2 की पावर 3 प्लस 3 गुणा -2 का स्क्वायर प्लस 5 गुणा -2 प्लस 6। ठीक है, माइनस का अगर क्यूब करेंगे तो वो तो माइनस ही रहेगा, अगर 2 का क्यूब करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 8, अब प्लस 3 तो है, अब माइनस का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो तो प्लस हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, इधर ये माइनस और ये प्लस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 5 गुणा 2 कितना हो जाएगा 10 प्लस 6। ठीक है, ओके, एक बार थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं इसको। ये क्या हो गया, -8, 4 × 12 -10 प्लस 6। माइनस वाले कितने हैं, माइनस वाले हैं -10 और -8 -18, प्लस वाले कितने हैं +12 और +6 +18। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0। इसका मतलब है p -2 के क्या हो गया हमारा, p -2 बराबर 0 हो गया। यस, अगर p -2 बराबर 0 है तो क्या है, ये जो गुणनखंड है वो इस पॉलिनोमियल का गुणनखंड है। ठीक है, क्योंकि इसने कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, p -2 बराबर 0। ओके, अब हम करते हैं, ये हमें 2 बहुपद के लिए चेक करना था, इस बहुपद के लिए चेक कर दिया, अब हम दूसरा बहुपद के लिए भी चेक करते हैं। दूसरा बहुपद हमारा क्या दिया हुआ है, दूसरा बहुपद हमारा दिया हुआ है, उसको हम QX से लिख लेते हैं। वो जो बहुपद है उसको हम QX से थोड़ा ऊपर करके लिख देते हैं, उसको हम QX से लिख लेते हैं। QX बराबर कितना दिया हुआ है 2x + 4। तो इसका भी क्या करते हैं, -2 पे इसका मान निकाल के देखते हैं। तो Q -2 पे इसका मान निकालते हैं। Q -2 कैसे निकलेगा, जब x बराबर क्या रखा हमने -2 रखेंगे, रखो यहाँ पे 2 गुणा x की जगह क्या रखा -2 प्लस 4, माइनस आ गया, 2 गुणा 2 4 प्लस 4 कितना आ गया 0। इसका मतलब Q -2 का मान कितना आ गया, Q -2 का मान आ गया 0। तो ये इसका मान भी 0 आ गया, तो इसका मतलब है कि यस, ये जो गुणनखंड है x + 2 ये इस बहुपद का भी गुणनखंड है। ठीक है, क्योंकि इस जो ये गुणनखंड था, इस गुणनखंड से जो x की वैल्यू आई, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, ये जो गुणनखंड है इसका जो शून्यंक है,
इसका जो शून्यंक निकला उस शून्यंक को अगर हमने इसमें रखा तो इसके मान को इसने क्या कर दिया, 0 कर दिया। बट ये थोड़ा सा घुमा फिरा के बात हो जाएगी, तो हम डायरेक्टली सीधी भाषा में समझते हैं कि ये जो गुणनखंड दिया हुआ था इससे हमने x का मान निकाला, वो मान इसको सेटिस्फाई कर रहा है, वो मान रखने पे इसकी वैल्यू 0 हो गई। इसका मतलब है कि यस, ये जो गुणनखंड है वो इस पॉलिनोमियल का गुणनखंड है। ठीक है, ओके। अभी चलते हैं नेक्स्ट पे। अब आता है हमारा उदाहरण 7। यदि x माइनस 1 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 का एक गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात कीजिए। ओके, यहां पे हमें ये बोल नहीं रहा है कि आप चेक करो कि जो x माइनस 1 है वो इसका गुणनखंड है कि नहीं। ये बोल रहा है इसका गुणनखंड। ये x माइनस 1 गुणनखंड है किसका, इस पॉलिनोमियल का। पॉलिनोमियल लिख लेते हैं हम, कितना है 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k, इसका गुणनखंड है। अगर ये इसका गुणनखंड है तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे पहले हम x का मान निकालते हैं। इस गुणनखंड से x का मान कितना निकल जाएगा, 1। तो इसका मतलब है कि अगर ये इसका गुणनखंड है तो P1 जो है वो 0 होना चाहिए, और वो 0 होगा। ठीक है, नहीं होगा तो हम उसको क्या करेंगे, हम उसको बराबर 0 रख देंगे। तो चलो हम P1 का मान निकालते हैं। P1 बराबर 4 गुणा 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, प्लस 3 गुणा 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा, माइनस 4 गुणा 1 प्लस k। ओके, 4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस k, माइनस 4 से प्लस 4 कट गया, मतलब 0 हो गए दोनों। अब क्या बचा हमारे पास, 3 प्लस k। ये किसका मान है, ये P1 का मान आया। P1 का मान कितना आया, 3 प्लस k। लेकिन इसने तो क्वेश्चन में क्या कहा है, इसने तो क्वेश्चन में कहा है कि P1 बराबर 0 है, क्योंकि ये इसका गुणनखंड है, तो P1 बराबर 0 होगा। तो हम क्या करेंगे, P1 को 0 कर देते हैं। P1 बराबर हम क्या करेंगे, 0 कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, 3 प्लस k बराबर 0। तो k बराबर कितना आ गया, k बराबर आ गया -3। k बराबर कितना आ गया, -3। वही तो हमसे निकलवाया इसने। तो k का मान ज्ञात कीजिए। k का मान हमने यहां से निकाला और वो आ गया हमारे पास -3। ठीक है, ओके। यस, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। ये है बहुपदों का गुणनखंड। अभी क्या है कि अगर बहुपद दिए हुए हैं तो अभी तो क्या था कि एक गुणनखंड दिया हुआ है और हमें चेक करना था कि ये इस बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं है। देखो, हमने यही चीज शून्यंक के लिए की थी। हमने क्या किया, पहले कोई भी एक नंबर दे दिया, कोई भी एक मान दे दिया और फिर पूछा कि आप चेक करो कि ये इस बहुपद का शून्यंक है कि नहीं है। हमने वो चेक किया। उसके बाद में हमने सीखा कि कोई भी बहुपद है उसका शून्यंक निकालते कैसे हैं, राइट। यही चीज गुणनखंड में है। इससे जस्ट पहले वाले 2-3 क्वेश्चन में हमने देखा, हमने चेक किया कि एक पर्टिकुलर गुणनखंड दिया हुआ है, तो हमने चेक किया कि ये गुणनखंड इसी बहुपद का है क्या, वो तो हमें चेक करना आ गया। लेकिन अब इस वाली स्लाइड में हम पढ़ेंगे कि कोई भी बहुपद है उसका गुणनखंड करते कैसे हैं, उसका गुणनखंड निकालते कैसे हैं। ठीक है, कोई भी बहुपद दिया हुआ है उसका गुणनखंड निकालते कैसे हैं वो हमें चेक करना है। तो आप लोगों के जो सिलेबस में है वो जो द्विघाती बहुपद जो होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है, जिसको हम क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघाती बहुपद जो है उसी के लिए दिया हुआ है कि वो वाली जो इक्वेशन है, वो वाला जो समीकरण है, उसके गुणनखंड कैसे निकालने हैं वो ही आपके डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक है, तो हम सिर्फ इसी का देखेंगे कि द्विघात बहुपद का गुणनखंड कैसे निकालते हैं। अब देखो, आप लोगों को पता है कि द्विघात बहुपद का समीकरण क्या होता है, मतलब उसका जो, अगर हम वो देखें, बहुपद के व्यंजक देखें तो क्या क्या होंगे, यही तो होंगे, ax² प्लस bx प्लस c। मैंने आप लोगों को लिखने का तरीका भी बताया था कि अगर द्विघात बहुपद को आपको लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, द्विघात है मतलब सबसे ज्यादा घात x की कितनी होगी, 2 होगी। तो यहाँ पे 2 लगाई, फिर प्लस लगाया, आगे वाले में 1 कम कर दी इसकी घात, आगे वाले में 1 और कर दी, जब तक 0 नहीं होती इसकी घात तब तक।
यहाँ पे x की घात 2, यहाँ पे x की घात 1 और यहाँ पे x की घात 0। अब हम क्या कर देंगे, इसके गुणनखंड लगा देंगे a, b और c, और फिर हमने क्या किया, इसको लिख दिया। ये क्या हो गया, ये हो गया ax² प्लस bx, और x की पावर 0 है तो उसका मान तो 1 ही होता है, तो ये c आ गया। तो इसीलिए जो द्विघाती समीकरण है, जो द्विघाती बहुपद है, वो क्या हो जाता है, ax² प्लस bx प्लस c। मीन्स ये आपके दिमाग में छप जाना चाहिए कि ये हमारा, इसको देखते ही आपको समझ में आना चाहिए कि यस ये द्विघाती बहुपद है। ओके, अब इसके गुणनखंड हमें करने हैं। तो इसके गुणनखंड कैसे करते हैं, देखो इसमें जो बीच वाला जो पद होता है, इसमें जो बीच वाला पद होता है कौन सा, जो अचर है, ठीक, सॉरी जो चर है, चर यहाँ पे क्या है, x है, तो उसका जो गुणनखंड होता है, उसका गुणनखंड कौन है, b, उसका गुणनखंड कौन है, b। तो हम क्या करेंगे, b को तोड़ेंगे, यहाँ पे b को दो नंबरों में तोड़ते हैं, और वो 2 नंबर कैसे होने चाहिए, b को उन 2 संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। उन 2 संख्याओं में इसको तोड़ना है कि मान लो वो संख्या हमारी क्या है, कैपिटल A है, मान लो अल्फा है, वो 2 संख्याएं क्या है, एक तो अल्फा है और एक बीटा है। तो b को हमें उन 2 संख्याओं में तोड़ना है कि अगर उन दोनों संख्याओं का अगर हम जोड़ करें तो वो तो किसके बराबर होना चाहिए, वो तो होना चाहिए b के बराबर। और अगर उन दोनों संख्याओं का हम गुणा करते हैं, अगर उन दोनों संख्याओं का गुणा करते हैं तो वो क्या किसके बराबर होना चाहिए, a और c, ac के बराबर। दिमाग में बिठा लो, जब तक आप मैथ्स पढ़ोगे हमेशा ये वाले फॉर्मूलेस, ये वाली चीजें आपको काम में आएंगी, कभी भूलना मत इसको, ठीक है। तो हमें क्या करना है, दोबारा एक बार बता रही हूं, ये जो आपका द्विघाती बहुपद दिया हुआ है, इसमें जो बीच वाला जो पद होता है, बीच वाले पद में जो इसका जो गुणनखंड है, सॉरी इसका जो इसको क्या बोलते हैं, गुणांक जो है, जो चर है, चर का जो गुणांक है, उस गुणांक को मतलब b को हम 2 संख्याओं में तोड़ते हैं, 2 संख्याओं में तोड़ते हैं। मान लो a, वो 2 संख्याएं हैं अल्फा और बीटा, तो वो 2 संख्याएं कैसी होनी चाहिए कि उन दोनों संख्याओं का अगर हम जोड़ करें तब तो हमारा b आ जाए, और अगर उन दोनों संख्याओं को गुणा करें तो a आ जाए और c आ जाए। c तो क्या है, जो यहां पे होगा, और a क्या होगा, x² का गुणांक होगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अभी दोबारा पढ़ लेते हैं, ax² प्लस bx प्लस c, हमें b को उन 2 संख्याओं के योग के रूप में लिखना है जिनका गुणनफल ac हो, ठीक है। यही चीज बताइए, यहाँ पे दिमाग में बिठा लो, अच्छे से समझ लो, नहीं आया तो इस स्लाइड को बार बार समझो, बट आप इसको समझ लो। चलो इससे रिलेटेड हम आगे क्वेश्चंस भी करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, मध्य पद को विभक्त करके, मीन्स मध्य पद, ओके, यहाँ पे एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है px, पहले वो पॉलिनोमियल लिख, सॉरी बहुपद दिया हुआ है, वो बहुपद लिख लेती हूँ मैं। 6x बराबर कितना, ये px बराबर कितना हो गया, 6x² प्लस 17x प्लस 5, ठीक है, 6x प्लस 17x प्लस 5। अब देखते हैं क्या बोल रही है, मध्य पद को विभक्त करके, मध्य पद मतलब ये वाले, इसकी बात कर रहे हैं, मध्य पद को विभक्त करके तथा गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके, तथा गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके इसका गुणनखंड कीजिए। मीन्स ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या निकालना है, इसके गुणनखंड निकालने हैं, और इसके जो गुणनखंड निकालने हैं वो 2 तरीके से निकालने हैं। पहला तरीका तो है कि जो मध्य पद है, जो हमने अभी अभी पीछे जो पढ़ी है ना, उसके हिसाब से कि जो बीच वाले जो पद होता है, जो बीच वाला जो पद है उसको 2 संख्याओं में विभक्त करके फिर निकालना है। और एक दूसरा इसने बोला है कि गुणनखंड प्रमेय जो है उसके अनुसार हमें निकालना है, उससे निकालेंगे हम, ठीक है। मैं 2 तरीके से आप लोगों को इसका निकालना बताऊंगी। ये बीच में हम डिवाइड कर देते हैं, जो मध्य पद को विभक्त करके वो हम इधर निकालेंगे, गुणनखंड प्रमेय से उधर निकालेंगे। अब देखो यहाँ पे अगर हम, हमारी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो एक बार मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है हमारी, इसकी द्विघाती समीकरण की यही होती है ना, ax² प्लस bx प्लस c, यही होती है। तो
तो यहाँ पे अगर हम देखें तो a कितना है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा वही तो होगा a, तो a यहाँ पे कितना है 6, तो a कितना है हमारा यहाँ पे a है 6, b कितना है b है 17, b है 17 और c कितना है c है 5। ठीक है, तो हमें किस किस की जरूरत पड़ेगी, b की जरूरत पड़ेगी, यस b हमारा 17 है, और ac की जरूरत पड़ेगी, ac, तो a कितना है 6 है, और तो 6 गुणा 5, तो 6 पंजो 30, तो AC का मान कितना हो जाएगा, AC का मान हो जाएगा AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30, तो हमें इन दोनों ही मानों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, AC 30 है और B 17 है, इसका मतलब मध्य पद को विभक्त करना है, मतलब 17 को हमें तोड़ना है। हमें क्या करना है, हमें 17 को तोड़ना है, इस 17 को तोड़ना है किस में, दो संख्याओं में, और वो दो संख्याएं कैसी होनी चाहिए कि उन दोनों संख्याओं को अगर हम जोड़ते हैं, अगर उन दोनों संख्याओं का योग करें तो हमारे पास कितना आना चाहिए, 17 आना चाहिए, और अगर उन दोनों संख्याओं को गुणा करते हैं तो कितना आना चाहिए, 30 आना चाहिए, AC आना चाहिए, कितना आना चाहिए 30 आना चाहिए, 5 गुणा 6, 6 पंजो 30, तो 30 आना चाहिए। तो वो दो संख्याएं कौन सी हैं, आपको दिमाग में आ रही है, 15 दूनी 30 मेरे दिमाग में आ रही है, देखो एक तो मेरे दिमाग में आ रही है 15 और एक आ रही है 2, अगर मैं 15 और 2 को जोड़ती हूं तो मेरे पास कितना आता है, 17 आता है, और अगर मैं 15 और 2 को गुणा करती हूं तो मेरे पास कितना आता है, 30 आता है। ठीक है, तो ये दो संख्याएं कौन सी हो गई, एक हो गई 15 और एक हो गई 2। चलो तो अभी तोड़ लेते हैं इसको। हम क्या करेंगे, यहां पे सेम लिख रही हूं मैं, 6x² प्लस 17 की जगह मैं क्या लिखूंगी, 17 की जगह मैं लिखूंगी 15 प्लस 2, ठीक है, इंटू x, बाकी सारा वैसा का वैसा, प्लस 5, बस इतना ही लिखना है मुझे, सिर्फ 17 को तोड़ के लिखना है, बाकी ऐसा कैसा लिखो। अभी आगे देखो कैसे करेंगे, 6x² प्लस, इसको खोल लेते हैं, 15x प्लस 2x प्लस 5। अब जब हमारे पास 4 टर्म बच जाते हैं तो इन दोनों में से कुछ कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कुछ कॉमन लेंगे। इन दोनों में से मेरे पास क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 3 कॉमन आ रहा है और एक x कॉमन आ रहा है। 3 ले लिया तो कितना बचा, 3 दूनी 6, 2 बच गए, एक x ले लिया तो कितना बचा x, प्लस 3 पंजो 15, 5 बच गया, और एक x तो हमने बाहर ले लिया। इन दोनों में कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसमें 1 ही कॉमन ले लेते हैं, 1 तो सब में कॉमन होता है। फिर पीछे क्या बच गया, 2x प्लस 5। अब दो टर्म बन गई, एक ये वाली और एक ये वाली। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों में से कुछ कॉमन लेना है, तो दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2x प्लस 5, तो मैंने क्या किया, 2x प्लस 5 कॉमन ले लिया। तो पहले से क्या बच गया, 3x बच गया, और दूसरे से क्या बच गया, 1 बच गया। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 2x प्लस 5 और 3x प्लस 1। ये क्या हो गए, ये जो ये वाला बहुपद है ना, इस बहुपद के गुणनखंड हो गए ये 2, इस बहुपद के गुणनखंड हो गए। एक तो हो गया 2x प्लस 5 और एक हो गया 3x प्लस 1। अगर हमें कभी भी कोई बहुपद के गुणनखंड निकालने हो तो देखो, अगर जो बहुपद दिया हुआ है अगर वो द्विघाती है, 2 घात वाला है, तो उसके गुणनखंड कितने निकलेंगे, 2। अगर वो 3 घाती है, त्रिघाती बहुपद है, तो उसके गुणनखंड निकलेंगे 3। अगर वो रेखिक बहुपद है तो उसके जो गुणनखंड निकलेंगे वो निकलेगा 1। ठीक है, तो जितनी उसकी उस बहुपद की घात होती है उतने ही उसके नंबर ऑफ गुणनखंड होते हैं, उतने ही उसके गुणनखंड होते हैं। तो ये हमने निकाली है मध्य पद को विभक्त करके, मध्य पद को तोड़ के। दूसरा क्या है, गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके। ठीक है, गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या करेंगे, एक काम करते हैं, 6 को हम कॉमन ले लेते हैं, 6 को हम कॉमन ले लेते हैं। 6 को हम कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बच गया, x² प्लस 17/6 x प्लस 5/6। ठीक है, ये आ गया। अब हमारा क्या होगा, अब यही तो होगा कि ये जो है इसके, ये एक द्विघाती समीकरण है, द्विघाती बहुपद, समीकरण नहीं बहुपद है, द्विघाती बहुपद है। तो द्विघाती बहुपद के गुणनखंड कितने होंगे, 2 होंगे। मान लो हमने वो मान लिया कि उसके गुणनखंड होंगे x - a और x
माइनस बी, दो गुणनखंड होंगे। माइनस ए और माइनस बी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इन दोनों का मान कुछ भी हो सकता है। हमने ये मान लिया कि इसके गुणनखंड क्या होंगे, एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी। तो जो ए अपॉन बी है, सॉरी ए गुणा बी है, ए गुणा बी है, उसका मान कितना है, 5/6। ठीक है, 5/6। तो हमें ये भी नहीं देखना है, हमें ये सब कचरा करने की भी कोई जरूरत नहीं है, आपकी बुक में दिया हुआ है, आपको समझाने के लिए आपको दिया हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन इनको सब समझने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, जब भी आपको गुणनखंड परमेय से करना हो तो आप क्या करोगे, जो यहाँ पे अचर वाला नंबर जो आता है ना, इस द्विघाती समीकरण में जो अचर वाला जो नंबर आता है कितना है, 5/6। 5/6 के हम गुणनखंड निकालते हैं, 5/6 की। मतलब ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जिसमें इनका पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो देखो 5 जो है, 5 में किस किस का भाग जाता है, या तो 1 का जाता है या 5 का जाता है। किसका जाता है, या तो 1 का जाता है 5 में, या फिर 5 का जाता है। और 6 में किस किस का भाग जाता है, एक का भाग तो सब में जाता है, 1 का भी जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है और 6 का जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, इसके गुणनखंड ऐसे हो जाएंगे, प्लस माइनस 1, 1 का तो दोनों में जाएगा ही, फिर प्लस माइनस 5 में किस किस का जाता है, 1 का जाता है, और 6 में किसका जाता है, 2 का जाता है, प्लस माइनस 1 का जाता है और 3 का जाता है, प्लस माइनस 5 का जाता है 5/2, प्लस माइनस 5/3, और 5/6 तो खुद तो है ही, 5/6 खुद तो है ही। ठीक है, 5/6 खुद तो बस इतने ही लिखने हैं, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ क्या करना है, इतने ही लिखने हैं। और हमें ये पता है कि ये वाला जो बहुपद है इसके गुणनखंड कितने होंगे, 2 होंगे। और वो 2 गुणनखंड किस में से होंगे, इसी में से होंगे, अलग से नहीं होंगे, वो इसी में से होंगे। लेकिन हमें पता नहीं है कि कौन सा है, तो हम क्या करेंगे, एक एक वैल्यू रख के देखेंगे, एक एक वैल्यू रख के देखेंगे। जिसकी वैल्यू इसको 0 कर देगी हम बोलेंगे यस, इसने इसको 0 बना दिया, इसका मतलब है ये इसका गुणनखंड है। जिसने इसको 0 नहीं बनाया वो इसका गुणनखंड नहीं है। चलो तो ट्राई करते हैं। अभी हमने क्या किया, सबसे पहले मैंने लिखा x बराबर 1 रख दिया। वैसे 1 रखने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि मैं 1 रखूंगी, यहाँ पे वर्बली कर रही हूं। अगर मैं x बराबर 1 रखूंगी, जैसे यहाँ पे है ना, मैं x बराबर 1 भी रख सकती हूँ और -1 भी रख सकती हूँ। ठीक है, अगर मैं x बराबर 1 रखती हूँ तो देखो सभी पहले से ही प्लस के हैं और मैं भी प्लस की वैल्यू रख रही हूँ, तो कुछ कटेगा तो नहीं आपस में, सारे आपस में जुड़ते जाएंगे, तो इसका मान 0 थोड़ी आएगा, नहीं आना है, तो प्लस रखने का मतलब नहीं है। अगर मैं माइनस रखती हूँ, -1 रखती हूँ, तो ट्राई कर लेते हैं कि -1 से आएगा क्या। देखो ये क्या है हमारे पास, इक्वेशन हमारे पास क्या है, px हमारे पास क्या है, px बराबर है हमारा x² प्लस 17/6x प्लस 5/6। यही तो है तो एक बार साइड में रहने, ये वाला 6 तो साइड में रहने देते हैं, हमें तो इसके गुणनखंड निकालने हैं। ठीक है, ओके। अब हम क्या करेंगे, हम x बराबर -1 रख के देख रहे हैं, क्योंकि +1 से तो आएगा नहीं, -1 रख। हमेशा जब भी ट्राई करो तो हमेशा कम से ज्यादा की तरफ जाना, ज्यादा से कम की तरफ नहीं, कम से ज्यादा की तरफ ट्राई करना। ओके, तो x बराबर मैंने रखा -1, x बराबर -1 रखूंगी तो p -1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो यहाँ पे तो 1 आ ही जाएगी, ये तो 1 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा, -17/6। 1 ये x की जगह कितना रखा, -1 रखा, तो माइनस का 17/6 आ जाएगा और प्लस का 5/6। ठीक है, अब लघुत्तम अगर है इसको सोल्व करना तो हम क्या करेंगे, का लघुत्तम समापवर्त लेंगे, 6 आ जाएगा, तो 6 - 17 प्लस 5, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 11 - 17/6। 11 - 17/6 मतलब ये भी 0 नहीं हुआ, कुछ कुछ वैल्यू आ रही है, इसका मतलब नहीं, ये भी इसका नहीं है, ये भी इसका गुणनखंड नहीं है। चलो दूसरी वैल्यू ट्राई करते हैं, -1/2 करें क्या, x बराबर -1/2 करें, x बराबर -1/2 करते हैं। ये वाले प्लस तो मैं ट्राई नहीं कर रही क्योंकि सारे प्लस हैं, प्लस रखूंगी और जुड़ जाएंगे, कुछ कटेगा ही नहीं, इसलिए मैं माइनस की संख्या रख रही हूँ। तो x बराबर क्या रखा, -1/2, p -1/2 इसमें रख रही हूँ। ठीक है, -1/2 का स्क्वायर,
ये माइनस हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे -1/2 ये माइनस हो जाएगा, -17/6 गुणा 1/2 प्लस 5/6। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का तो प्लस हो जाएगा और 1/4 माइनस ये कितना हो जाएगा, -17/12 प्लस 5/6। 4, 12, 6, अगर इन तीनों का मैं लघुत्तम समापवर्ती लेती हूँ तो कितना आ जाएगा, 12 ही आएगा। लेके देख लेना, 12 ही आने वाला है। ठीक है, तो 4 तिया 12, तो ऊपर 3 आ जाएगा, -17 ही आएगा। 6 दूनी 12, 2, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो ये कितना हो गया, 10 प्लस 3, 10 प्लस 3 13, तो 13 - 17, मतलब इसने भी जीरो नहीं किया, इसने भी जीरो नहीं किया, तो ये भी क्या है, ये भी इसका गुणनखंड नहीं है। चलो आगे वाला करते हैं कुछ। ठीक है, -1/3 करते हैं, x की क्या वैल्यू करते हैं, -1/3 करते हैं। ये भी नहीं कर रही है, ये भी नहीं कर रही, इसको ट्राई करते हैं, -1/3 करते हैं। p -1/3 बराबर -1/3 का स्क्वायर प्लस 17/6 गुणा -1/3 प्लस 5/6। माइनस का स्क्वायर किया तो प्लस हो गया, और 1 का किया तो 1 हो गया, और 3 का स्क्वायर कितना हो गया तो 9 हो गया, प्लस ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये माइनस हो गया। 17/3 18 प्लस 5/6। अब 6, 18 और 9 इसका लघुत्तम समापवर्ती लेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 ही आएगा। 9 दूनी 18, तो 2 आ गया, -17 का ऐसा कैसा आ गया। 6 तिया 18, 3, 5 तिया 15, यस, ये देखो 15 और 2 17, तो ये कितना हो जाएगा, 17 - 17/18, 17 - 17 क्या हो गया, 0/18, तो ये तो क्या हो गया, 0। इसका मतलब है कि यस, x बराबर -1/3 ने क्या किया, इस पोलिनोमियल को 0 बना दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि x - 1/3 जो है वो इसका फैक्टर है, इसका गुणनखंड है। तो x देखो, x -1/3 नहीं, x बराबर 1/3 यही था ना, तो गुणनखंड क्या हो जाएगा, इसको इधर लेके आएंगे x की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, x + 1/3, x को तभी तो इधर 0 होगा। ठीक है, तो गुणनखंड x - 1/3 नहीं होगा, गुणनखंड क्या होगा, x + 1/3। ठीक है, ये इसका एक गुणनखंड बन गया, एक तो बन गया। अब हम दूसरा भी देखते हैं। ठीक है, ओके, इसका अब हम दूसरा देखते हैं। ये हो गया। अब हम इसका माइनस लेके देख लेते हैं। x बराबर हमने क्या रखा, -5/2 क्या रखा, x ये ले लिया इधर से माइनस वाला, इधर से भी माइनस वाला लेते हैं। x बराबर -5/2 रख के देखते हैं इस p में, तो p -5/2 बराबर कितना हो जाएगा, -5/2 का स्क्वायर प्लस 17/6 गुणा -5/2 प्लस 5/6। ठीक है, माइनस का तो स्क्वायर हो गया, 25/4 प्लस, प्लस नहीं माइनस, ये कितना हो गया, -17×5 85, 6 दूनी 12 प्लस 5/6। 4, 12, 6 का लघुत्तम समापवर्ती लेते तो कितना आता है, 12 आता है। ठीक है, तो 4 तिया 12, 3, 25 दूनी 50, 25 75, 75 माइनस 85, तो ऐसा कैसा, 6 दूनी 12, 2 गुणा 5 10, 10, यस, ये भी 0 हो गया। ये देखो 75 और 10 कितने हो गए, 85, 85 माइनस 85/12, तो ये क्या हो गया, 0। इसका मतलब है कि x बराबर -5/2 है, उसने भी क्या किया, इस बहुपद को 0 बना दिया। तो यस, ये भी इसका एक गुणनखंड है। तो यहां पे आप लिखते हैं कौन कौन सा है, x माइनस, एक तो ये था और एक क्या था, x बराबर -5/2। ठीक है, अब मैं इस पूरे को हटा देती हूँ एक बार। देखो ये 6 तो ऐसा का ऐसा आ गया, इसको हम क्या करेंगे, गुणनखंड में लिख लेंगे। इसके दो गुणनखंड है, कौन कौन से, एक तो x बराबर -1/3, तो उससे गुणनखंड क्या बन गया, x + 1/3 बन गया। क्या बन गया,
x प्लस 1/3। दूसरा गुणनखंड क्या है, x बराबर -5/2, तो इससे गुणनखंड क्या बन गया, x प्लस 5/2 बराबर 0, तो गुणनखंड बन गया ये x प्लस 5/2, ये हमारा गुणनखंड बन गया। तो दो गुणनखंड हो गए इसके, x प्लस 1/3, x प्लस 1/3, x प्लस 5/2। या फिर थोड़ा और सोल्व कर सकते हो, इधर इसको ले लो, इधर 3 को बाहर निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 6/3। इस 3 को बाहर निकाला तो ये इसका बाहर कैसे कब निकाल सकते हो, रुको मैं स्टेप स्किप नहीं करती। 3 मान लो इसका लघुत्तम समापवर्ती ले लिया, तो कितना हो गया 3x प्लस 1, इधर इसका भी 2 लघुत्तम समापवर्ती ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 5। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो 3 दूनी 6, 2 एकम 2, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 3x प्लस 1 और 2x प्लस 5 हो गए। इसके कौन कौन से गुणनखंड हुए, इस वाले के गुणनखंड कौन से हुए, ये वाले 3x प्लस 1 और 2x प्लस 5। इस वाले से देखिए क्या आए थे, 3x प्लस 1 2x प्लस 5, यही आए थे। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोनों ही मेथड आपको, दोनों ही तरीके आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि मध्य पद को विभक्त करके कैसे करते हैं और गुणनखंड प्रमेय से कैसे करते हैं। वैसे अगर कुछ भी नहीं दिया हो कि कौन से मेथड से आपको करना है, कौन सी विधि से आपको करना है, तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी कि आप मध्य पद से सोल्व करो, क्योंकि अगर गुणनखंड प्रमेय से सोल्व करते हैं ना तो थोड़ा टाइम लेता है, टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा टाइम लगता है इसके अंदर। तो इस वाले मेथड को प्रीफर मत करो, अगर आपको करना है तो आप सीधे इससे करो। यस, अगर एग्जाम में बोल दिया है कि आपको गुणनखंड प्रमेय से करना है तो आपको करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे वाले पे। हमारा आगे का है उदाहरण नंबर 9। क्या है, गुणनखंड प्रमेय की सहायता से, ठीक है, गुणनखंड प्रमेय की सहायता से इतने का गुणनखंड कीजिए। ये लो, इन्होंने तो दिया ही है कि गुणनखंड प्रमेय की सहायता से कीजिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसी से करना पड़ेगा। चलो करते हैं उसको भी, 1 मिनट। यस, हमारा पॉलिनोमियल क्या है, ये बहुपद क्या है हमारा, px से py से लिख लेते हैं उसको। y वेरिएबल है इसलिए मैंने y लिखा, py बराबर, तो क्या हो गया y² माइनस 5y प्लस 6। ठीक है, अगर हमें गुणनखंड प्रमेय से करना है तो हमारा पहला स्टेप क्या होगा कि इसमें जो चर राशि है, सॉरी जो अचर राशि है, अचर राशि कौन सी है, 6 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 6 के गुणनखंड देखने हैं कि 6 में पूरा पूरा भाग किसका जाता है, हम वो देख लेते हैं। तो प्लस माइनस 1 तो होता ही है, फिर क्या होगा प्लस माइनस 2, 2 का भी जाता है, फिर प्लस माइनस 3, 3 का भी जाता है, और प्लस माइनस 6 का भी जाता है। ठीक है, तो सिर्फ हमारे पास ये वाले नंबर रखते हैं और इनको चेक करते हैं कि अब हमें क्या करना है, इसके गुणनखंड निकालने हैं। तो इसके जो गुणनखंड होंगे वो इन्हीं में से कहीं से होंगे, इससे बाहर नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन इनमें से कौन सा होगा वो हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे 1 बाय 1 चेक करेंगे। चेक करने के लिए किधर से चलेंगे, छोटे से बड़े की तरफ, छोटे से बड़े की तरफ। सबसे पहले हम किसको चेक करेंगे, +1 या -1 में से किसी को चेक करते हैं। ठीक है, चलो x बराबर 1 रखते हैं हम, सॉरी x नहीं y बराबर, क्योंकि y में है ना वेरिएबल, तो y बराबर हम क्या रखते हैं, 1 रखते हैं। तो p1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से p1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 5 प्लस 6, तो कितना 1 माइनस 5 प्लस 6, तो कितना हो जाएगा 7 माइनस 5, ये तो 0 नहीं हुआ, ये तो 0 नहीं हुआ, तो ये तो इसका नहीं है, ये तो इसका गुणनखंड नहीं है। y बराबर 1 तो इसका गुणनखंड नहीं है। ठीक है, नहीं है तो आगे वाला चेक करते हैं। y बराबर क्या चेक करते हैं, -1 चेक करें। ठीक है, -1 चेक करते हैं, p -1 -1 का स्क्वायर -5, अरे 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 मैंने भी यहाँ पे देखो y, ठीक है, तो -1 का स्क्वायर -5 -1 प्लस 6। ठीक है, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा,
माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये 5 हो गया और ये 6 हो गया। ये तो कितने हो गए 12, ये भी 0 नहीं हुआ, इसका मतलब ये भी इसका गुणनखंड नहीं है। आगे वाला चेक करते हैं, -2 चेक करें, y बराबर -2 चेक करते हैं, देखते हैं p -2 का मान देखते हैं कितना आता है। -2 का स्क्वायर -5 और -2 +6, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 4, माइनस का तो प्लस हो जाएगा और 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस हो गए तो 5 दूनी 10 और प्लस का 6 हो गया। तो कितने हो गए 20 हो गए, मीन्स ये तो नहीं। लेकिन अब मुझे आ रहा है कि y बराबर 2 पे इसका आ जाएगा, ये भी इसका गुणनखंड नहीं है। तो अब हम करेंगे y बराबर किस पे आ जाएगा 2 पे आ जाएगा। कैसे निकाल के देखते हैं, तो p2 की वैल्यू निकालते हैं, p2 तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 5 गुणा 2 प्लस 6, 2 दूनी 4 माइनस 5 दूनी 10 प्लस 6, तो 6 + 4 10 -10, तो ये कितना हो गया 0। इसका मतलब p2 का मान क्या आ गया 0 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि y बराबर 2, या फिर बोल सकते हो y - 2 बराबर 0, मीन्स ये जो है y - 2 है वो इसका एक क्या है गुणनखंड है, ठीक है। y - 2 क्या है, इसका एक गुणनखंड है। चलो एक गुणनखंड हमें मिल गया, आगे वाला देखते हैं। एक हमें मिल गया, वो कितना था y - 2, ठीक है। अब हम आगे वाला कोशिश करते हैं, दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या होता है। +3 देखें, क्योंकि अभी आएगा तो प्लस वाला है, माइनस वाला तो नहीं आएगा, क्योंकि माइनस वाला जब हम माइनस वाला नंबर रखते हैं ना तो क्या हो जाता है, ये टर्म भी जो ये वाला पद है ये भी प्लस का हो जाता है, फिर सारे प्लस के हो जाते हैं तो फिर कुछ कैंसिल ही नहीं होता, इसलिए हम सिर्फ प्लस वाले की कोशिश करेंगे। तो y बराबर मैंने रखा 3, कितना रखा 3, तो वो देखते हैं p3 का मान, 3 का स्क्वायर माइनस 5 गुणा 3 प्लस 6, 3 तिया 9 माइनस 5 तिया 15 प्लस 6, 6 + 9 15, तो 15 - 15 0, ओके। तो p बराबर p3 कितना हो गया 0 हो गया। इसका मतलब है कि y बराबर 3, y बराबर 3, या फिर हम बोल सकते हैं y - 3 बराबर 0। इसका मतलब y - 3 भी इसका एक गुणनखंड है। तो इसके कितने गुणनखंड निकलेंगे, क्योंकि ये तो द्विघाती बहुपद है, तो कितने गुणनखंड होंगे 2 ही होंगे, द्विघाती है तो 2 गुणनखंड होंगे। एक गुणनखंड y - 2 आ गया, दूसरा क्या आ गया, दूसरा आ गया y - 3, दूसरा क्या आ गया y - 3 आ गया। बस अब आगे निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे कोई सा भी इसको 0 बना ही नहीं सकता, क्योंकि इसके तो सिर्फ 2 ही गुणनखंड होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, हमने इसके गुणनखंड निकालिए y - 2 और y - 3, ठीक है। तो ये हो गया हमारा उदाहरण 9। अब आगे चलते हैं, उदाहरण 10। कितने उदाहरण है इसके अंदर, और भी वो आगे प्रश्नावली आ जाएगी। यहाँ पे देखते हैं ये क्या दिया हुआ है, x³ - 23x² + 142x - 120 का गुणनखंड कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बहुत अच्छे से आप लोगों को समझने की जरूरत है, ठीक है। इससे रिलेटेड आगे इसमें मिलते जुलते आगे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो हमने पीछे किया उससे थोड़ा सा अलग है। कैसे अलग है, क्योंकि इसमें भी गुणनखंड निकालने हैं और ये भी एक बहुपद है, बहुपद के गुणनखंड निकालने हैं। यस, बहुपद के गुणनखंड निकालने हैं, लेकिन इसकी पावर देखो कितनी है, ये कितनी घात का है, ये 3 घात का है, मीन्स त्रिघाती बहुपद है ये। अभी तक जो हमने देखे थे वो क्या थे, द्विघाती बहुपद थे, लेकिन अभी हमें गुणनखंड निकालने हैं, तो वो किसके निकालने हैं, त्रिघाती बहुपद के गुणनखंड निकालने हैं। तो जब भी आपके पास ऐसा आए कि किसी त्रिघाती बहुपद के गुणनखंड निकालने हैं, तो आप क्या करोगे, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला हमने जो पढ़ा था कि जो मध्य वाली जो पद आता है उस मध्य पद को हम 2 में विभक्त कर देंगे, फिर हम उसके गुणनखंड निकाल लें। लेकिन इसमें तो ऐसे मध्य पद 2 आते हैं, इसमें मध्य पद कौन से को ब्रेक करेंगे, कौन से को 2 में विभक्त करेंगे, तो वो यहाँ पे लागू नहीं होता है। वो सिर्फ किसके लिए लागू होता है, वो द्विघाती के लिए लागू होता है, त्रिघाती के लिए लागू नहीं होता।
तो हम क्या करेंगे, पहले जो गुणनखंड प्रमेय है उसकी सहायता लेंगे। हम उसकी सहायता लेके हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा तोड़ लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि इसके गुणनखंड कितने होंगे, इसके 3 गुणनखंड होंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से इसका एक गुणनखंड निकाल लेते हैं हम, बाकी के जो 2 गुणनखंड है ना, वो गुणनखंड हम जो हमारी जो बीच वाला मध्य जो टर्म आता है उसको विभक्त करके निकालते हैं, वैसे निकाल लेंगे। ओके, तो पहला जो गुणनखंड निकालते हैं वो कैसे निकालेंगे, वो हम निकालते हैं गुणनखंड प्रमेय से। गुणनखंड प्रमेय से कैसे निकालते हैं कि जो इसकी जो अचर राशि है, जो अचर वाला जो पद है उसके गुणनखंड देखते हैं। अचर वाला पद कितना है, 120 है। कितना है, 120 है। ठीक है, तो 120 के गुणनखंड करके देखते हैं कि 120 में पूरा पूरा भाग किसका जाता है। देखिए, प्लस माइनस 1 का तो जाता ही है, 2 का जाता है क्या, 2 का भी जाता है, 3 का जाता है, प्लस ये सभी प्लस माइनस है, 3 का भी जाता है, इसमें 4 का जाता है क्या, 4 3 12, ये 4 का भी जाएगा, 4 का भी जाता है, 5 का जाता है, यस 5 का तो जाएगा ही, 6 का भी जाएगा, 7 का नहीं जाएगा, 7 का नहीं जाएगा, 8 का, 8 एकम 8, और फिर कितने बच गए, 4, 8 पंजो 40, 8 का भी जाएगा। बहुत आ गए, आगे भी बहुत सारे निकलेंगे, बट इतने सारे लिखने की जरूरत नहीं है, हमें तो सिर्फ एक गुणनखंड चाहिए, इससे एक गुणनखंड मिल जाएगा, फिर हम हमारे जो मध्य पद को जो विभक्त करके निकालते हैं उससे निकालेंगे, बस इससे हमें एक गुणनखंड मिल जाए। ठीक है, तो इतने सारे हैं, इसमें से इधर से कोशिश करते हैं, चलो इधर से कोशिश करेंगे तो कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। पहले तो 1 ही रखते हैं, पहले यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं, बहुपद तो लिख दूं, px बराबर क्या लिखा हुआ है, एक्स क्यूब माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स माइनस 120, यही लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैं यहां पे निकालती हूँ, px का मान निकालती हूँ, यहीं पे निकाल के देखती हूँ। मैं सोचती हूँ कि x बराबर मैं क्या रखूं, 1 रख के देख लूं, x बराबर 1 रख के देख लूं, तो ठीक है, p1 निकालते हैं, p1 बराबर 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, माइनस ये क्या है, 23 है, ये क्या है, 23 एक्स स्क्वायर है, राइट। हाँ, तो ये x की जगह 1 रखूंगी तो ये कितना बन जाएगा, 23 प्लस ये 142 है माइनस 120। ठीक है, अरे वाह, ये तो हो गया। देखो यहाँ पे क्या है, ये प्लस का 1 है और ये प्लस के 142 है, तो प्लस का कितना हो गया, प्लस का हो गया 143। ठीक है, इधर ये माइनस का 120 है और ये माइनस का 23 है, तो ये कितना हो गया, माइनस का 143। इसका मतलब ये 0 हो गया। ओ, इसका मतलब ये है कि P1 हमारा 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू 1 या फिर x माइनस 1 बराबर 0, मतलब x माइनस 1 जो है, x माइनस 1 जो है वो इस बहुपद का एक गुणनखंड है, राइट। ठीक है, तो देखो ये हो गया, क्या हुआ, x माइनस 1, x माइनस 1 जो है वो एक गुणनखंड है, किसका, इसका। अब इसके 2 गुणनखंड और आएंगे, वो 2 गुणनखंड कैसे निकालेंगे उसका तरीका मैं आपको बताती हूँ। हम क्या करेंगे, इस पूरे बहुपद को इससे भाग दे देते हैं, इस पूरे बहुपद को इससे भाग दे देते हैं, तो फिर जो 2 बचे हुए हैं वो हमारे भागफल में आ जाएंगे। ठीक है, करके देखते हैं। देखो मैं क्या करूंगी, वो 2 निकालने के लिए, ये है मेरा एक्स क्यूब माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स माइनस 120, यही है ना। इसमें मैंने भाग दिया किसका, x माइनस 1 का, x माइनस 1 का भाग दिया, दे दूं। देखो इसको हमें क्यूब बनाना है तो किससे गुणा करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर से। अब एक्स स्क्वायर को x से किया तो कितना हो गया, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर को माइनस 1 से किया तो कितना आ गया, माइनस का एक्स स्क्वायर। अब इसको माइनस और इसको प्लस, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये कितना बचा, माइनस का 22 एक्स स्क्वायर, ये नीचे उतार लेते हैं, प्लस का 142 एक्स, इसको हमें क्या बनाना है, माइनस 22 एक्स स्क्वायर, तो माइनस 22 एक्स से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 22 एक्स स्क्वायर, इसको इससे करो तो ये प्लस का
22x, ये प्लस का और ये माइनस का, तो ये तो 0 हो गया। और इधर से अगर हम देखें तो 142 में से 22 चला गया तो कितने बचे, 120x माइनस 120x नीचे उतार लेते हैं। ठीक है, अब इसको क्या करें, इसको 120x बनाना तो प्लस 120 से गुणा कर देते हैं। 120 से x को गुणा किया तो कितना आ गया, 120x आ गया। 120 को माइनस से गुणा किया तो कितना आ गया, माइनस 120 आ गया। ये माइनस का और ये प्लस का, तो ये भी 0, ये भी 0, तो नीचे क्या बच जाएगा, 0। ये 0 बच गया। 0 तो बचना था, क्यों, क्योंकि जो अगर किसी भी बहुपद को आप उसके गुणनखंड से भाग देते हो, किसी भी, दोबारा बोल रही हूं, किसी भी बहुपद को अगर आप भाग देते हो किसी उसके गुणनखंड से, तो शेषफल हमेशा 0 बचेगा। शेषफल हमेशा क्या बचेगा, 0 बचेगा। यस, इसका भागफल आया है, तो इसका भागफल क्या होगा, अगर हम अब देखें, हम जैसे गणित के जो क्वेश्चन करते हैं उसमें क्या करते हैं कि जिसमें हम भाग देते हैं वो किसके बराबर होता है, वो किसके बराबर होता है, ये गुणा ये, यही तो होता है, ये गुणा ये। तो यहां पे क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120 बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा x माइनस 1 गुणा जो इसका भागफल है एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120। ऐसे लिख सकते हैं ना हम। मैंने क्या किया, ये वाला जो बहुपद था, ये वाला जो बहुपद था मेरे पास, इस बहुपद को ऐसे तोड़ लिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये आ गया। अब x माइनस 1 ये तो एक गुणनखंड बना हुआ है, हमें अब क्या करना है, इसमें से ये हमारी द्विघाती समीकरण आ गया। ठीक है, अब इस द्विघाती समीकरण के भी हमें क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। तो इसके गुणनखंड करने तो हमें आते हैं कैसे, जो इसका जो मध्य पद है, मध्य पद कितना है, -22, कितना है, -22, तो हमें क्या करना है, -22 को तोड़ना है। कैसे तोड़ना है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे a क्या है, a है हमारा 1, b है -22 और c है 120, ऐसा ही है यहाँ पे। और a से कितना हो गया, ac हो गया हमारे पास a गुणा c, 120 हो गया। इसका मतलब हमें क्या करना है, हमें -22 को तोड़ना है ऐसे कि जब उन दोनों को जोड़े तब तो कितना आए, 22 आए, और उनको अगर गुणा करें तो 120 आए। ठीक है, तो कितने आए, 120 आए। देखो, अगर ऐसा सीधा दिमाग में नहीं आता है तो आप एक काम कर सकते हो कि जो 120 है ना, उसका आप ऐसे गुणनखंड करके देख लो एक बार। जैसे 120 है तो इसके इधर से भाग दे के देख लेते हैं। 2 से दिया, 2 छिके 12, 60 आ गया, 2 3 6, 30 आ गया, 2 एकम 2, 2 पंजो 10, 5। तो इनका, इनमें से इनका कुछ कॉम्बिनेशन बना लो, इनको आपस में मिक्स करके कुछ बना लो कि ये नंबर वाला आ जाए हमारा। तो देखो देखते हैं, 5 दूनी 10, इधर ये कितना है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 और 10, 8 को अगर 10 से गुणा करती हूँ तो 80 हो जाता है। नहीं, मुझे तो क्या करना है, मुझे तो 120 लेके आना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, 120 लेके आना, तो 12 गुणा 10, यस, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 10, 8। ठीक है, ये भी नहीं लेते हम, हमारा क्या हो जाएगा, वैसे हमें यहाँ पे सीधा ही दिखाई दे रहा है क्या, ये मैंने सही तो किया गया, एक मिनट मैं दोबारा चेक कर लेती हूँ। 2 छिके 12, 0, 2 एकम 2, 2 3 6, 0, 2 एकम 2। ओ, ये थोड़ा सा देखो गलत हो गया यहाँ पे, राइट, सॉरी 2 एकम 2, फिर कितना बच गया, 1 बच गया, 2 2 पंजो 10। ठीक है, फिर आ गया, फिर कितना आ जाएगा, 3 में जाएगा, 3 पंजो 15 और 5 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब इसका कॉम्बिनेशन, इनमें से कॉम्बिनेशन बन जाएगा। देखो इनमें से क्या बन जाएगा, 5 दूनी 10, 5 और 2 को साथ ले लो तो ये कितना बन गया, 10 बन गया। और 2 दूनी 4, 4 3 12, इन तीनों को साथ ले लो तो ये कितना बन गया, 12 बन गया। तो 10 और 12, 10 और 12 को लिया हमने। अब मैंने 2 नंबर क्या लिए, एक तो 10 ले लिया और एक 12 ले लिया। मुझे पता है 10 और 12 को जब मैं प्लस करती हूँ, जब मैं जोड़ती हूँ तो कितना आता है, 22 आ जाता है। और अगर 10 और 12 को गुणा करूंगी तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। लेकिन एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जब हम इनको जोड़ते हैं तो हमारे 22 नहीं आने चाहिए, हमारे क्या आना चाहिए,
-22। ठीक है, तो ये भी हमें पता है कि जोड़ने पे यहाँ पे कौन सा साइन आता है, कौन सा चिन्ह आता है, जो बड़े नंबर का चिन्ह हो। तो बड़ा नंबर हमारा क्या है, 12 है, तो इसका मतलब है कि मैं 12 को माइनस करूं, तो मैं 12 को माइनस कर दी। अब 10 और -12 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, 10 को भी माइनस का कर देते हैं। तो मैंने क्या किया, 10 को भी माइनस का कर दिया, 10 भी माइनस का और 12 भी माइनस का। तो -10 और -12, -10 और -12 को जोड़ा तो कितना आ गया, -22 आ गया। -10 और -12 को गुणा किया तो माइनस माइनस तो प्लस हो गए, और 10 गुणा 12 कितना हो गया, 120 हो गया। इसका मतलब हमारे जो नंबर हुए वो 10 और 12 नहीं, वो कितने हुए, -10 और -12। कितने हुए, -10 और -12। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, राइट। -10 और -12, ठीक है, इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। x-1 को मैं लिख नहीं रही हूं, यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा। एक्स स्क्वायर भी ऐसा कैसा आ जाएगा, -22 की जगह मैं क्या लिखूंगी, इसकी जगह लिखूंगी मैं -10 -12, यहाँ पे प्लस लगा देती हूँ, और ये x आ गया प्लस 120। मैंने सिर्फ यहाँ पे क्या किया, -22 की जगह मैंने क्या लिख दिया, -22 की जगह -10 -12, दोनों को जोड़ के लिख दिया मैंने। ठीक है, ये तो ऐसा कैसा आ जाएगा, x-1, यहाँ पे खोल लेते हैं अब इसको, x स्क्वायर -10x -12x प्लस 120। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं उसको। सॉल्व कैसे करेंगे, इन दोनों में से कुछ कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कुछ कॉमन लेंगे। इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, मुझे तो सिर्फ x कॉमन दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, सिर्फ x कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, x बच गया इधर से, और इधर से -10 बच गया। ओके, आगे चलते हैं। इसमें से 12 भी कॉमन आ रहा है, माइनस, ये जो माइनस है तो माइनस तो कॉमन लेना ही है हमें। ठीक है, माइनस के 12, फिर क्या बच गया, x प्लस 10, सॉरी x -10, क्योंकि मैंने माइनस बाहर ले लिया तो माइनस ही बचेगा, फिर -10, क्योंकि देखो खोलेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, फिर ये प्लस का 120 आ जाएगा, तो ये कितना आ गया, -10। ठीक है, तो ये कितना बन गया, x-1। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन लेना है, कितना कॉमन है, x-10 कॉमन है दोनों में से, तो मैंने x-10 कॉमन ले लिया। पीछे क्या बचा, इसमें से x बचा और इसमें से -12। यस, अब हमारे 3 गुणनखंड आ गए, कौन कौन से, एक आ गया x-1, दूसरा आ गया x-10 और तीसरा आ गया x-12। ठीक है, x-12। तो हमारा जो बहुपद है वो क्या है, त्रिघाती है। त्रिघाती है तो इसलिए उसके गुणनखंड भी कितने होंगे, 3 होंगे, और वो गुणनखंड कौन से होंगे, वो होंगे x-1, x-10 और x-12। ठीक है, तो जब भी ये त्रिघाती वाला अगर कोई बहुपद आता है तो प्रोसेस, उसका जो मेथड है, उसकी जो विधि है वो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन आप लोगों को धैर्य रख के उसको अच्छे से सोल्व करना है, क्योंकि तरीका आसान है, बस थोड़ा सा लंबा है, बाकी तरीका आसान है, तरीका हार्ड नहीं है, आप लोग आराम से कर लोगे उसको। 2-4 की प्रैक्टिस, जैसे ही हम आगे प्रश्नावली करेंगे, प्रश्नावली में इसकी आगे हम प्रैक्टिस करेंगे, तो उससे आप लोग आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, और अगली क्लास में हम प्रश्नावली के साथ में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।